नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिल सके। साल था 1982 और दिन 28 मार्च। इतवार की सुबह दिल्ली की सड़कें खाली पड़ी हुई थीं और इन खाली सड़कों पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का काफिला फुल स्पीड में पालम एयरपोर्ट से सफदरजंग रोड की तरफ बढ़ रहा था। कोई आधे घंटे बाद श्रीमती गांधी का काफिला एक सफदरजंग रोड पहुंच जाता है। अपनी गाड़ी से नीचे उतर श्रीमती गांधी घर के अंदर प्रवेश करती हैं तो सबसे पहले उनकी नजर अपनी छोटी बहू मेनका के ऊपर पड़ती है। अपनी सास को देख जैसे ही मेनका गांधी उन्हें नमस्ते करती हैं तो गुस्से से भन भन आ रही श्रीमती गांधी उनसे कहती हैं, अपने कमरे में जाओ, बाद में बात करेंगे। ये रूखा सा जवाब सुनने के बाद मेनका खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती हैं। देखते ही देखते दोपहर हो जाती है और कोई 1:30 बजे उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। बहुत ज्यादा घबराई हुई मेनका दरवाजा खोलती हैं तो उनके सामने अपने हाथों में खाने की ट्रे लिए घर का नौकर खड़ा होता है। क्या हुआ, खाना यहाँ क्यों लाए हो? मेनका ये पूछती हैं तो किसी तरह हिम्मत जुटा उनका नौकर उत्तर देता है, सॉरी मैम, लेकिन मिसेस गांधी नहीं चाहती कि आज आप खाना खाने नीचे आए। नौकर के मुंह से सुनते ही मेनका की घबराहट दुख का रूप धारण कर लेती है। खुद को अपने कमरे में बंद किए मेनका को सुबह से शाम हो चली थी कि तभी उन्हें नीचे आने का आदेश मिलता है और वह अपनी कांपती हुई टांगों से श्रीमती गांधी के कमरे की तरफ बढ़ना शुरू कर देती हैं। सच का सामना करने का समय आ चुका था, लेकिन श्रीमती गांधी अभी अपने कमरे में नहीं आई थी। उन्हें कुछ मिनट और लगने वाले थे, कुछ मिनट जो मेनका को सदियों के समान प्रतीत हो रहे थे। इस समय तक बहुत ज्यादा घबरा चुकी मेनका कुर्सी पर बैठी अपने नाखून चबा रही थी कि तभी कमरे के बाहर कुछ हलचल होने लगती है और अगले ही क्षण गुस्से के मारे उबल रही श्रीमती गांधी कमरे में प्रवेश करती हैं। नंगे पैर चल रही श्रीमती गांधी के पीछे उनके गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और सेक्रेटरी आर.के. धवन भी कमरे में आ जाते हैं। अपनी सास को देखते ही नाखून चबा रही मेनका हड़बड़ाते हुए खड़ी हो जाती हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती श्रीमती गांधी की आवाज एक सफदरजंग की दीवारों को हिलाकर रख देती है। मैंने तुम्हें वहां जाने से मना किया था ना? मेनका गांधी की टांगों में बह रहा खून बर्फ बन चुका था। तुम्हारे हर शब्द में जहर घुला हुआ था, जहर। क्या लगता है तुम्हें अंधी हूं मैं? अभी के अभी यहां से निकलो और अपनी मां के घर जाओ। लीव दिस हाउस राइट नाउ। अपनी सास से डांट खाने के बाद मेनका अपनी बहन अंबिका को फोन करती हैं, जो थोड़ी देर बाद यहां पहुंच सीधा अपनी बहन के कमरे में चली जाती हैं और जैसे ही उनका सामान पैक करना शुरू करती हैं, श्रीमती गांधी एक तूफान की तरह कमरे के अंदर घुस आती हैं। मैंने किसी भी चीज को हाथ लगाने से मना किया था ना? गेट द हेल आउट ऑफ हियर राइट नाउ। श्रीमती गांधी को अपनी बहन के ऊपर ऐसे चिल्लाते हुए देख अंबिका खुद को रोक नहीं पाती और कपकपाती हुई आवाज में उनसे कहती हैं, आई एम सॉरी मिसेस गांधी, लेकिन कहीं नहीं जाएगी वो। ये उसका भी तो घर है। उसका घर नहीं है ये भारत के प्रधानमंत्री का घर है। रात के लगभग 11 बजे मेनका अपने 2 साल के बेटे वरुण को नींद से उठाती हैं और उसे गोदी में ले अपनी बहन के साथ अपनी ससुराल से चुपचाप बाहर निकल जाती हैं और इसके साथ ही भारतीय राजनीति के इतिहास का सबसे शक्तिशाली परिवार हमेशा के लिए बिखर जाता है। सैकड़ों कैमरों से उठ रहे फ्लैशेस के बीच आधी रात को एक सफदरजंग से बाहर निकाल दी गई मेनका गांधी मन ही मन एक प्रतिज्ञा करती हैं कि जिस वजह से ये सब हो रहा है उसके ऊपर तो वो विजय प्राप्त करके ही रहेंगी। अपने छोटे से बेटे के साथ घर से बाहर निकाल दी गई मेनका गांधी देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे पावरफुल महिला के खिलाफ युद्ध का शंखनाद करने जा रही थीं। एक राजनैतिक और चुनावी युद्ध जिसकी रणभूमि का नाम होने वाला था अमेठी। अमेठी।
उत्तर प्रदेश की वो लोकसभा सीट जिसकी वजह से श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी छोटी बहू और 2 साल के पोते को आधी रात के समय घर से बाहर निकाल दिया था। असल में अपनी पति की मृत्यु के बाद मेनका गांधी को यह लग रहा था कि अपने पति की लोकसभा सीट के ऊपर पहला अधिकार उनका है, लेकिन श्रीमती गांधी को ऐसा नहीं लगता था। उनका मानना यह था कि गांधी परिवार की बहुओं की जगह राजनीति में नहीं बल्कि घर के अंदर है। लेकिन मेनका गांधी घर बैठ के बच्चे पालने वालों में से नहीं थी। वो कुछ भी करके अपने पति की कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ना चाहती थी, और यदि इसके लिए उसे देश के प्रधानमंत्री से भी टक्कर लेनी पड़े तो फिर वो भी सही। जनवरी 1980 में इंदिरा गांधी चौथी बार देश की प्रधानमंत्री बनती हैं। इस समय तक कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरे देश को पता था कि छोटा बेटा होने के बावजूद भी संजय ही उनके उत्तराधिकारी होंगे। बात जहां तक उनके बड़े बेटे राजीव की थी तो उन्हें राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। वो इंडियन एयरलाइंस में पायलट की जॉब कर रहे थे और अपने काम से बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन समय के आगे आज तक भला किसकी प्लानिंग चली है। 23 मार्च 1980 की सुबह संजय गांधी अपने पिट्स S-2 एयरक्राफ्ट को ले हवा में उड़ान भरते हैं और ठीक 8:10 पर हवा में कलाबाजी करते समय उनका प्लेन क्रैश कर जाता है। इस समय केवल 33 साल के रहे संजय गांधी और उनके साथी पैसेंजर कैप्टन सुभाष सक्सेना दोनों ईश्वर को प्राप्त हो जाते हैं। संजय गांधी की असमय मृत्यु के बाद श्रीमती गांधी अपने बड़े बेटे को अपनी गद्दी का उत्तराधिकारी चुनती हैं। उनके बड़े बेटे राजीव, जो राजनीति से कोसों दूर थे और दूर ही रहना चाहते थे, अपनी मां को ना कहने की हिम्मत नहीं कर पाते और आधे अधूरे मन के साथ भारत के राजनीतिक दंगल में छलांग मार ही देते हैं। इस समय केवल 24 साल की रही मेनका अपनी जेठानी सोनिया से बिल्कुल अलग थी। सोनिया गांधी काफी विनम्र स्वभाव की आज्ञाकारी बहू थी और इसीलिए अपनी सास की लाडली भी। लेकिन मेनका एक तेज तर्रार और चुलबुली लड़की थी जो अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिला हर जगह सबसे आगे दिखाई दिया करती थी। संजय गांधी के जाने के बाद अमेठी की लोकसभा सीट खाली हो चुकी थी। 1981 में होने वाले उपचुनाव के लिए राजीव अपना नामांकन भर रहे थे और मेनका उन्हें ऐसा करने से मना कर रही थी। मेनका को लग रहा था कि उनके पति की सीट पर पहला अधिकार उनका है और उन्हें वहां से चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन इस समय उनकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो अभी 25 साल की नहीं हुई थी और भारतीय संविधान के अनुसार चाहकर भी चुनाव नहीं लड़ सकती थी। लेकिन जब आपकी अपनी सास देश की प्रधानमंत्री हो तो संविधान आखिर किस चिड़िया का नाम होता है। मेनका अब श्रीमती गांधी से संविधान बदलने की जिद करने लगती हैं, लेकिन वो ऐसा करने से साफ इनकार कर देती हैं। मेनका जल्दी समझ जाती हैं कि उनकी सास उन्हें राजनीति में देखना ही नहीं चाहती, इसीलिए अब वो खुद ही अपनी लड़ाई लड़ने का निर्णय करती हैं और संजय गांधी के अत्यंत करीबी रहे अकबर अहमद डंपी के साथ मिल इंदिरा गांधी और कांग्रेस के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजा देती हैं। संजय गांधी की मृत्यु के लगभग 1.5 साल बाद डंपी द्वारा लखनऊ में कन्वेंशन की योजना बनाई जाती है। कन्वेंशन जिसका उद्देश्य संजय गांधी के प्रख्यात 5 पॉइंट प्रोग्राम के ऊपर चर्चा करना था। लेकिन इस कन्वेंशन का मुख्य आकर्षण होने वाली थी इंदिरा गांधी की छोटी बहू और संजय की विधवा मेनका गांधी। इधर डंपी के दिमाग में इस कन्वेंशन का आइडिया आता है और उधर श्रीमती गांधी को इसकी भनक लग जाती है और वो 2 टूक शब्दों में मेनका को लखनऊ न जाने का आदेश दे डालती हैं। अब श्रीमती गांधी, उनके करीबी और कांग्रेस के ज्यादातर नेता, सबको यही लग रहा था कि मेनका लखनऊ जाने की हिम्मत नहीं कर पाएंगी और इसका एक बहुत अच्छा कारण भी था। आयरन लेडी के नाम से बुलाई जाने वाली एक महिला जो पाकिस्तानी तानाशाह से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति तक को अपने सामने झुका चुकी थी, उसके सामने उसकी 25 साल की विधवा बहू अपना सर उठाने की हिम्मत भला कैसे दिखा सकती थी। दूसरे इस कन्वेंशन का आयोजन करने वाले संजय के दोस्त अकबर अहमद डंपी को भी यही लग रहा था कि मेनका इस कन्वेंशन में आने की हिम्मत कभी नहीं कर पाएंगी। लखनऊ के कैसरबाग में मंच तैयार हो चुका था। खादी पहने 8 से 10 हजार कार्यकर्ताओं की भीड़ भी तैयार खड़ी थी। भीड़ जिसने किसी भी प्रकार के हमले से निपटने के लिए अपने हाथों में हथियार भी थामे हुए थे। यहाँ मौजूद हर एक आदमी अत्यंत बेसब्री से मेनका गांधी का इंतजार कर रहा था
कि तभी एक कॉन्टेसा गाड़ी भीड़ को चीरते हुए प्रकट होती है और बिल्डिंग के गेट पर आकर रुक जाती है। और सफेद रंग की साड़ी पहने मेनका जैसे ही इस गाड़ी से बाहर निकल अपना हाथ हवा में लहराती हैं, कैसरबाग का आसमान एक प्रचंड शोर से गूंज उठता है। जब तक सूरज चांद रहेगा, मेनका गांधी ने केवल अपनी सास ही नहीं बल्कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के विरुद्ध शंखनाद किया था। भारत की प्राइम मिनिस्टर जो इस समय इंडिया फेस्टिवल नामक एक कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने लंदन गई हुई थीं। इधर मेनका अपने पति का नाम ले लखनऊ कन्वेंशन को संबोधित करना शुरू करती हैं और उधर लंदन में श्रीमती गांधी को इसकी खबर तुरंत मिल जाती है। और इससे पहले कि वो भारत वापस आती, कांग्रेस के कई बड़े नाम जैसे कि संजय सिंह और जगदीश टाइटलर गांधी परिवार की इस बड़ी बहू को गद्दार घोषित कर देते हैं। सत्ताईस मार्च 1982 के दिन मेनका गांधी लखनऊ कन्वेंशन में हिस्सा लेती हैं और इसके अगले दिन यानी कि 28 मार्च की रात को श्रीमती गांधी उन्हें अपना घर छोड़ने का आदेश दे देती हैं। अब इस समय केवल 2 साल के रहे वरुण गांधी को आज की रात बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ था और इसी बात की दुहाई देते हुए मेनका अपनी सास से कहती हैं कि उन्हें बस 2-3 दिन का समय और दे दिया जाए। जैसे ही वरुण का बुखार थोड़ा कम होगा वो चुपचाप ये घर छोड़कर चली जाएंगी। लेकिन अपने पोते की दुहाई सुन के भी श्रीमती गांधी का दिल इतना सा भी नहीं पसीजता और वो देश भर के रिपोर्टर्स के सामने आधी रात के समय अपनी छोटी बहू और पोते को एक सफदरजंग रोड से बाहर निकाल देती हैं। लेकिन अपनी ससुराल छोड़ने के बाद अब और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी मेनका अपने राजनीतिक इरादे पूरी तरह साफ कर देती हैं। शी वॉज कमिंग फॉर अमेठी एंड राजीव गांधी। अमेठी में हुए उपचुनाव के 1 साल बाद मेनका गांधी यहाँ के दौरे पर आती हैं और मीडिया की आंखों में आंख डालते हुए घोषणा करती हैं कि अमेठी उनका यथार्थ राजनीतिक घर है और अपने इस घर को बचाने के लिए अगर उन्हें अपने सगे जेठ से भी धर्म युद्ध करना पड़ा तो वो पीछे नहीं हटेंगी। इसके बाद अकबर अहमद डंपी और मेनका गांधी द्वारा राष्ट्रीय संजय मंच नामक एक पार्टी का निर्माण किया जाता है। पार्टी जिसका एकमात्र उद्देश्य 1984 के आम चुनाव में राजीव गांधी की मुट्ठी से अमेठी को छीनना था। 15 जून 1984 के दिन इंडिया टुडे मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए मेनका गांधी कहती हैं, देखिए मुद्दा ये है ही नहीं कि कांग्रेस पार्टी अमेठी में पैसा लगाती है नहीं, बल्कि मुद्दा ये है कि हर कोई कांग्रेस पार्टी और उसके तौर तरीकों से अब बहुत ज्यादा ऊब चुका है। चुनाव से पहले राजीव गांधी कैंप को ये लग रहा था कि मेनका को हराने के लिए उन्हें कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव पास आने लगते हैं उनका विश्वास थोड़ा सा डगमगाने लगता है। इस समय तक मेनका अमेठी में डेरा डाल चुकी थी और 24 में से 18 घंटे चुनाव प्रचार कर रही थीं। राजीव गांधी की एक और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अमेठी के ज्यादातर वोटर्स महिलाएं थीं और इन महिलाओं से संजय की विधवा को खूब सहानुभूति मिल रही थी। इंदिरा गांधी जानती थीं कि इस बात की पूरी संभावना है कि अकेले अपने दम पर राजीव शायद मेनका को ना हरा पाएं, इसीलिए उनके आदेश पर सोनिया गांधी को भी इस दंगल में उतार दिया जाता है। सोनिया गांधी के जीवन की पहली अमेठी यात्रा को याद करते हुए कांग्रेस के एक स्थानीय कार्यकर्ता कहते हैं, हम सबको तो लग रहा था कि कोई गोरी मेम नाक भौं चढ़ाकर आएगी और एक आध स्कूल का फीता काटकर वापस चली जाएगी, लेकिन सोनिया जी तो इससे बिल्कुल अलग थी। आज भी ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। सोनिया जी जब गाड़ी से बाहर निकली तो उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी और अपने सर के ऊपर पल्लू भी लिया हुआ था। उन्होंने अमेठी में कोई भाषण तो नहीं दिया, लेकिन अपनी टूटी फूटी हिंदी में हम लोगों से खूब बातचीत की, और वो भी बिल्कुल ऐसे जैसे हम उनके अपने लोग हो, ना जाने वो हमको कब से जानती हों। वो जब तक अमेठी में रहीं उनके दरवाजे हमारे लिए हमेशा खुले रहे। सोनिया गांधी का यूं साड़ी पहन अमेठी के लोगों से एक देसी महिला की तरह मिलना जुलना उनका घरेलू स्वभाव या कोई संयोग नहीं था, बल्कि श्रीमती गांधी द्वारा उनको कराया गया दिन रात का होमवर्क था। प्रियदर्शनी से इंदिरा बनने के अपने राजनीतिक सफर में श्रीमती गांधी भारत के चप्पे चप्पे को नाप चुकी थीं। खास तौर पर उत्तर भारत में छोटे शहरों की पसंद नापसंद और रीति रिवाजों के ऊपर तो उन्होंने पीएचडी की हुई थी। वो जानती थी कि उनकी छोटी बहू मेनका एक मॉडल रह चुकी है और काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न है।
ऐसे में सोनिया को कुछ भी करके उसके मुकाबले कहीं ज्यादा घरेलू बनना होगा। जैसे गांव देहात की एक बहू बिना अपने सर पे पर्दा किए कभी घर से बाहर नहीं निकलती, बिल्कुल वैसे ही सोनिया को भी लोगों के सामने अपने सर पे पल्लू रखना होगा। बात जहां तक भारतीय वोटर की मानसिकता को समझने की थी तो मेनका और डंपी का श्रीमती गांधी के सामने कोई चांस नहीं था। लेकिन मेनका गांधी भी इतनी आसानी से कहां हार मानने वाली थी। वो घर घर जा अमेठी के बूढ़े बच्चों और महिलाओं से मिल रही थी, उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास कर रही थी और अमेठी के लोगों से उन्हें बहुत सारा प्यार भी मिल रहा था। और कुछ ऐसा ही रिस्पॉन्स उनकी जेठानी सोनिया को भी मिल रहा था। अमेठी को जीतने के लिए गांधी परिवार की ये दोनों बहुएं अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई थी कि तभी नई दिल्ली में कुछ ऐसा होता है जो अमेठी ही नहीं, देश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख देता है। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह इंदिरा गांधी रोज की तरह अपने घर के बगीचे में टहलकदमी कर रही थीं कि तभी अचानक उनके दो बॉडीगार्ड्स अपनी बंदूकें उनकी तरफ तान देते हैं और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता है कि रिवॉल्वर और सब मशीन गन से निकली 3 दर्जन गोलियां श्रीमती गांधी के शरीर को छलनी कर देती हैं। सुबह के 9:30 बजे तक श्रीमती गांधी को एम्स में भर्ती करा दिया जाता है और दोपहर के ठीक 2:30 बजे एम्स के डॉक्टर्स उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी के स्वर्ग सिधारते ही देश का राजनीतिक माहौल पूरी तरह बदल जाता है। राजीव गांधी देश के अंतरिम प्रधानमंत्री बन जाते हैं और देश की आम जनता जो कुछ दिन पहले तक गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों के ऊपर बात कर रही थी, अब वो केवल श्रीमती गांधी और उनके बड़े बेटे राजीव के ऊपर बात करने लगती है। मासूम सा दिखने वाला गांधी परिवार का बेटा जिसने पहले अपना इकलौता भाई खोया और अब बेचारे की माँ भी उसे अकेला छोड़कर चली गई थी। देश के अंदर चुनाव होने में केवल 3 महीने का समय था। दिसंबर में वोटिंग शुरू होने वाली थी और मेनका गांधी के समर्थक जानते थे कि अब अमेठी में उनके जीतने की उतनी ही संभावना है जितनी के पश्चिम दिशा से सूरज निकलने की। लेकिन एक एयरफोर्स ऑफिसर की ये बेटी अभी भी अपने हथियार डालने को तैयार नहीं होती। वो जानती थी कि अब उसका सामना मात्र एक सांसद नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री से है और इसी के चलते मेनका गांधी अपने कैंपेन का नैरेटिव ही बदल डालती हैं। राजीव गांधी कल को देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो उससे आप लोगों को क्या मिलेगा? वो देश को चलाएंगे या अमेठी को? एक बार वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए तो उनके पास आप लोगों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा। श्रीमती गांधी की मृत्यु के बाद अपने पहले भाषण में अमेठी की जनता को संबोधित करते हुए मेनका उनसे कहती हैं, अरे श्रीमती गांधी तो आपको याद है ना, जब उनके पति का स्वर्गवास हुआ तो वो चुनाव लड़ने कहाँ गई थी? वो अपने पति के चुनाव क्षेत्र गई। उन्होंने रायबरेली की जनता से वोट मांगा, लोगों ने उन्हें वोट दिया और रायबरेली का बहुत अच्छा विकास भी हुआ। लेकिन जब वो एक बार प्रधानमंत्री बन गई उसके बाद रायबरेली का क्या हाल हुआ ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब कुछ जानते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ राजीव जी, आप बाकी देश को संभालिए और कृपा करके अमेठी को मेनका के लिए छोड़ दीजिए। गोरी चिट्टी एक बच्ची से दिखने वाली गांधी परिवार की बहू अपनी रैलियों में एक के बाद एक इस प्रकार के कई जोरदार भाषण देती है और इन भाषणों को सुन अमेठी के लोग उसके लिए खूब तालियां भी बजाते हैं। लेकिन देश की संसद तक पहुंचने के लिए मेनका गांधी को लोगों की तालियां नहीं बल्कि उनके वोट चाहिए थे और वो उन्हें नहीं मिलते। दिसंबर के अंत में आम चुनाव होते हैं और अपने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए कांग्रेस आई 514 में से 404 सीट्स के ऊपर विजय प्राप्त करती है। एक अकेली राजनीतिक पार्टी को अपने दम पर इतना प्रचंड बहुमत मिलना यह भारतीय राजनीति का एक ऐसा रिकॉर्ड था जिसे टूटने में पूरे 30 साल लगने वाले थे। और बात जहां तक अमेठी की थी तो वहां भी कांग्रेस विरोधियों का हाल कुछ बाकी देश जैसा ही था। अमेठी में हुए कुल मतदान में से राजीव गांधी को 81.8% वोट्स प्राप्त हुए थे और मेनका गांधी को केवल 11.2।
अमेठी में मुश्किल से 50,000 लोगों ने ही उन्हें अपना वोट दिया था। मेनका गांधी 3,15,000 वोटों के अंतर से अमेठी हार जाती हैं। उनकी जमानत जब्त हो जाती है और इसके बाद वो यहां से कभी चुनाव नहीं लड़ती। इसके बाद अमेठी के बारे में अलग अलग प्रकार की कहावतें और चुटकुले प्रचलित होने लगते हैं, जैसे कि यदि कांग्रेस यहां से किसी कुत्ते को भी टिकट दे दे तो वो भी चुनाव जीत जाएगा। अरे भैया, अगर अमेठी से चुनाव जीतना है तो ये रैली पैली करने से कुछ नहीं होगा। एक काम करो, अपना नाम बदल के गांधी रख लो, जीत जाओगे। अमेठी के साथ होने वाला यह हंसी मजाक बेवजह नहीं था। 1984 के बाद 1989 और 1991 में भी राजीव गांधी यहां से एक तरफा विजय प्राप्त करते हैं, और वो भी तब जब इन 7 वर्षों में उन्होंने मुश्किल से 7 बार भी अमेठी को अपना मुंह नहीं दिखाया था। लेकिन इससे पहले कि वो चौथी बार अमेठी में विजय का परचम लहरा पाते, एक बार फिर से नियति अपना खेल खेल देती है। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के 7 साल बाद 21 मई 1991 के दिन तमिलनाडु में चुनाव प्रचार करते समय राजीव गांधी की भी हत्या कर दी जाती है। वे बड़े साहसी व्यक्ति थे, संकट में भी मुस्कुराते रहते। आज उनके आकस्मिक देहावसान से हम सब लोग स्तब्ध हो गए। और इस तरह एक बार फिर अमेठी की लोकसभा सीट अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से खाली हो जाती है। राजीव गांधी के बाद कांग्रेस द्वारा गांधी परिवार के करीबी सतीश शर्मा को अमेठी के उपचुनाव में टिकट दिया जाता है और वो आराम से जीत भी जाते हैं। 1996 के सामान्य चुनाव में भी अमेठी दोबारा उनको अपना सांसद चुन लेती है, लेकिन 1999 में स्वयं सोनिया गांधी राजनीति में डेब्यू करने का निर्णय करती हैं और वो चुनाव लड़ने के लिए अमेठी को ही चुनती हैं। वही अमेठी जहां 15 साल पहले कभी उन्होंने अपने पति के लिए चुनाव प्रचार किया था। आज 15 साल बाद भी अमेठी की जनता अपनी देसी संस्कारों वाली इस विदेशी बहू को बिल्कुल भी नहीं भूली थी। 1999 के आम चुनाव में 4,18,960 वोटों के साथ सोनिया गांधी अमेठी से एक तरफा विजय प्राप्त करती हैं। 5 साल बाद एक बार फिर आम चुनाव का समय आ जाता है और कांग्रेस कुल की रीत को निभाते हुए सोनिया गांधी अपने सुपुत्र राहुल को अमेठी की सीट उपहार में दे देती हैं। राहुल गांधी भारतीय राजनीति में अपने पवित्र कदम रख रहे थे और सोनिया जी हर हाल में उनकी जीत सुनिश्चित करना चाहती थीं, और ऐसा करने के लिए अमेठी से अच्छी जगह भला और क्या हो सकती थी। इस समय केवल 33 साल के रहे राहुल गांधी 66.2% वोटों के साथ अमेठी से चुनाव जीतते हैं। यहाँ के लगभग 4 लाख लोगों ने राहुल बाबा को अपना वोट दिया था। इसलिए नहीं कि उनके माताजी ने अमेठी के लिए दिन रात बहुत काम किया था, नहीं, बल्कि इसलिए कि उनके नाम के पीछे गांधी लगा हुआ था। इसके बाद राहुल गांधी अमेठी में अपने परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक के बाद एक 3 लगातार चुनाव यहां से जीतते हैं। यूपी का इलाका इस समय तक कांग्रेस के लिए अश्वमेध का यज्ञ बन चुका था और राजनीति के पंडितों को यह विश्वास हो चला था कि गांधी परिवार के इस घोड़े को रोकने की हिम्मत किसी में नहीं। लेकिन फिर भी एक स्वाधीन सशक्त महिला गांधियों के इस घोड़े को केवल रोकने की ही नहीं, बल्कि उसकी नाल पकड़ जमीन के ऊपर पटकनी देने की तैयारियों में लग जाती है। 2014 के आम चुनाव में मोदी नाम की लहर कांग्रेस को बिल्कुल वैसे ही उड़ा देती है जैसे कि वो अमेठी में अपने प्रतिद्वंदियों को उड़ाया करती थी। 1984 के बाद पहली बार एक अकेली पार्टी को संसद में पूर्ण बहुमत मिलता है। बीजेपी की अध्यक्षता वाले एनडीए को कुल 336 सीटों के ऊपर विजय प्राप्त होती है और कांग्रेस केवल 44 के आंकड़े पर सिमट कर रह जाती है। 2014 में पूरा देश भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को चुनता है, लेकिन अमेठी के लोग इस बार भी अपने राहुल बाबा को ही चुनते हैं। इस बार भी अमेठी में राहुल गांधी को 4 लाख से ज्यादा वोट्स मिलते हैं, लेकिन इस बार एक चीज ऐसी होती है जो अमेठी के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई थी। इस बार दूसरे स्थान पर खड़ा कैंडिडेट राहुल गांधी के कुछ ज्यादा ही करीब आ गया था। 2004 में राहुल गांधी लगभग 2,90,000 वोटों के अंतर से विजयी रहे थे,
2009 में ये जीत और भी ज्यादा बड़ी हो गई थी और राहुल गांधी ने 3,70,000 वोटों के अंतर से विजय प्राप्त कर अपने विरोधियों की जमानत तक जब्त करवा दी थी। लेकिन 2014 में स्क्रिप्ट थोड़ी चेंज होने लगती है। इस बार राहुल गांधी अमेठी में विजय तो अवश्य प्राप्त करते हैं और 4 लाख से ज्यादा वोट्स भी, लेकिन इस बार वो दूसरे स्थान पर रहे अपने विरोधी को ज्यादा पीछे नहीं छोड़ पाते। अमेठी के इतिहास में पहली बार एक गांधी की जीत का अंतर मुश्किल से 1 लाख वोट्स को पार कर पाया था और इसका कारण बनी थी भारतीय जनता पार्टी की 38 वर्षीय युवा नेता स्मृति जुबिन ईरानी। 2014 के आम चुनाव में राहुल गांधी अमेठी से जीत तो गए थे और उनके स्थानीय समर्थक इस खुशी में मिठाई भी बांट रहे थे, लेकिन अमेठी के इस नतीजे ने कांग्रेस हाईकमान की नींदें उड़ा दी थीं। अभी कुछ साल पहले तक जिस अमेठी के लिए यह मशहूर था कि यहाँ से तो गांधी परिवार का कुत्ता भी एमपी बन सकता है, उस अमेठी में भारतीय जनता पार्टी की एक युवा नेता ने सेंध लगा दी थी। एक ऐसी नेता जिसको ना ही राजनीति विरासत में मिली थी और ना ही जिसके पास गांधी, नेहरू, यादव या स्टालिन जैसा कोई बड़ा आखिरी नाम था। कभी मैकडॉनल्ड्स में काम करके अपना और अपने परिवार का पेट पालने वाली एक मिडिल क्लास की लड़की, जिसने अकेले अपने दम पर पहले तो टीवी की दुनिया में खूब नाम कमाया और अब वो अपना यही नाम भारतीय राजनीति के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखवाने जा रही थी। – 2014 के आम चुनाव को 5 साल पूरे हो चुके थे और अब नए चुनावों की बारी थी। अमेठी में मिली अपनी पिछली जीत के अंदर जो हार छुपी हुई थी, उसे राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं भांप लिया था और इसीलिए इस बार वो अमेठी के साथ साथ केरला के वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे थे। रायबरेली और अमेठी की तरह दक्षिण भारत में कांग्रेस का एक गढ़ जहां से उसके किसी भी प्रत्याशी का जीतना लगभग सुनिश्चित था। – 2019 के लिए चुनाव प्रचार अपने पूरे उफान पर चल रहा था और जैसे कभी 1984 में मेनका गांधी ने अमेठी में डेरा डाला था, वैसे ही स्मृति ईरानी भी यहाँ अपना डेरा डाल चुकी थी। कभी 35 साल पहले मेनका गांधी ने अमेठी में घर घर जा लोगों की समस्याओं को सुना था और आज स्मृति ईरानी भी घर घर जा अमेठी के लोगों से मिल रही थीं। 35 साल पहले के अमेठी में राजीव गांधी के सामने मेनका आनंद गांधी थी और आज 2019 के अमेठी में राहुल गांधी के सामने स्मृति जुबिन ईरानी। 1984 के अमेठी में राजीव गांधी के पीछे उनकी मां खड़ी हुई थी और मेनका गांधी के पीछे कोई नहीं था। आज 2019 के अमेठी में भी राहुल गांधी के पीछे उनकी मां खड़ी हुई थी और स्मृति ईरानी के पीछे कोई नहीं था। अमेठी के इस चुनाव में कई सारी चीजें हूबहू 1984 से मेल खाती थीं, सिवाय एक चीज के, और वो था कुछ दिन बाद आने वाला इस चुनाव का ऐतिहासिक परिणाम। क्या वो 25 भी उनको मिल पाती है? बीजेपी कांग्रेस के बारे में एक चीज बड़ा सही बोला गया था यूपी में कि 2 सीट आए, 2 सीट आए ना, 2 सीट आ रहे हैं। पर ये वो वही 2 सीटें क्या अमेठी और वही है बस अमेठी और वो बच गया है। 23 मई 2019 की सुबह वोटों की गिनती शुरू हो जाती है और शाम होते होते बाकी देश की तरह अमेठी का भविष्य भी साफ हो जाता है। हर बार की तरह इस बार भी राहुल गांधी को अमेठी में 4 लाख से ज्यादा वोट्स मिले थे, लेकिन हर बार की तरह इस बार वो जीत नहीं पाए थे, बल्कि 55,000 वोटों के अंतर से हार चुके थे। And Rahul, we've got again news coming in. Smriti Irani has taken the lead back. The lead has changed 6 times since the morning in Amethi. So you can imagine what's happening. Round by round, vote by vote, the seat is changing in Amethi. And when your Congress president starts losing in a bastion that they haven't lost since 1977. भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता ने गांधीयों के गढ़ में घुस के कांग्रेस के घमंड को चकनाचूर कर दिया था। भारतीय लोकतंत्र के 70 साल पुराने इतिहास में केवल तीसरी बार ऐसा हुआ था कि कांग्रेस को अमेठी में हार का सामना करना पड़ा था। एक लोकसभा क्षेत्र जिसका कभी ये कहकर मजाक बनाया जाता था कि इंसान तो इंसान, यदि आलू गोभी बैंगन के पीछे भी गांधी लिखा हो तो यहाँ के लोग उसे भी अपना एमपी बना दिया करते हैं। उस अमेठी ने आज एक गांधी को हार का मुंह दिखा दिया था।
यही हम इंतजार कर रहे हैं कि इस सीट से क्या होगा। वायनाड से वो आगे हैं, वायनाड से वो जीत जाएंगे, लेकिन अगर अमेठी हारते हैं तो ये बहुत बड़ी एक शर्म की भी बात होगी और बहुत बड़ा संकेत फेर बदलाव का भी होगा, क्योंकि वो गढ़ रहा है कांग्रेस का। इंटरनेट और मीडिया के ऊपर आपको राहुल गांधी की इस ऐतिहासिक हार के सैकड़ों कारण मिल जाएंगे, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके लिए कतई महत्वपूर्ण नहीं होता कि वो क्यों हुई, बल्कि ये महत्वपूर्ण होता है कि वो हुई। अमेठी में गांधी की पराजय भी ऐसी ही घटना है। अमेठी में कांग्रेस की यह हार पूरे 42 साल बाद आई थी। 42 साल पहले इमरजेंसी के कारण पूरे देश में कांग्रेस विरोधी लहर छाई हुई थी। इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी की मनमानी किसी से ढकी छुपी नहीं थी और इसीलिए अमेठी ने उन्हें हार का स्वाद चखा दिया था। लेकिन आज 2019 में तो कांग्रेस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। ना ही कांग्रेस केंद्र में विराजमान थी और ना ही राहुल गांधी ने अपने ताऊ जैसी कोई हरकतें की थीं, लेकिन फिर भी अमेठी ने उन्हें नकार दिया था। वो अमेठी जो पिछले 4 दशकों से अपनी आंखें मूंद कर बार बार गांधी नाम के ऊपर मोहर लगाती आ रही थी, उस अमेठी की आंखें आज आखिरकार खुल ही गई थीं। लेकिन अपने साम्राज्य के सबसे मजबूत किले को ढहते हुए देखने के बाद भी कांग्रेस की आंखें नहीं खुल पा रही थीं। वास्तविकता तो यह है कि अमेठी में गांधी की हार केवल हार नहीं, बल्कि कांग्रेस के राष्ट्रीय पतन का प्रतीक है और देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का यह पतन अकस्मात नहीं, बल्कि बहुत धीरे धीरे हुआ है। 2004 में राहुल गांधी भारतीय राजनीति में डेब्यू करते हैं और इसके केवल 3 साल बाद यानी कि 2007 में उन्हें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया जाता है। इससे पहले कि राहुल बाबा खुद को राजनीति में सिद्ध कर पाते, इससे पहले कि उनकी अकल की दाढ़ ठीक से निकल पाती, उन्हें कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी शामिल कर लिया जाता है और इंडियन यूथ कांग्रेस और NSUI की कमान भी सौंप दी जाती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि 2 दिन पहले MBA की डिग्री लेकर निकले किसी युवक को एक बहुत बड़ी MNC का CEO, CFO और मैनेजिंग डायरेक्टर भी बना दिया जाए। इसके बाद उस कंपनी और युवक दोनों का ही जो हश्र होगा, बिल्कुल वैसा ही हश्र आज कांग्रेस पार्टी का हो रहा है। 2013 में प्रमोशन दे राहुल बाबा को कांग्रेस पार्टी का VP नियुक्त कर दिया जाता है और 27 सितंबर 2013 के दिन कांग्रेस के नए नवेले VP मनमोहन सरकार के एक ऑर्डिनेंस की अत्यंत तीखी आलोचना करते हैं। I'll tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. राहुल गांधी द्वारा सिंघम स्टाइल में किए गए स्टंट के केवल 5 दिन बाद कैबिनेट द्वारा यह ऑर्डिनेंस वापस ले लिया जाता है। When I go back, I will discuss these matters with Mr. Rahul Gandhi. He has asked for a meeting with me, and I will also take my cabinet colleagues also into confidence. We will see which way the wind blows. जब आपके जीवन में आपकी अपने दम पर गिनवाने लायक एक भी उपलब्धि ना हो और फिर भी देश का प्रधानमंत्री जो दुनिया का जाना माना अर्थशास्त्री भी है, वो अपने दोनों हाथ जोड़कर आपके आगे अपना सर झुकाता हो, तो आप ना चाहकर भी खुद को एक युवराज समझ नहीं लगते हैं। – 2014 में कांग्रेस को अपने इतिहास की सबसे बुरी हार का सामना करना पड़ता है और 3 साल बाद इस खुशी में राहुल बाबा को एक मत से कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। 2018 में पार्टी चीफ के तौर पर अपना पहला लोकसभा अभियान चला रहे राहुल गांधी मोदी सरकार के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करते हैं। चौकीदार चोर है का नारा लगाते हुए राहुल गांधी रफाल डील को घोटाला साबित करने में इतने ज्यादा लीन हो जाते हैं कि उन्हें देश के बाकी मुद्दों का कोई होश नहीं रहता। 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज 1600 करोड़ रुपए में खरीदा, ये आप लोगों नरेंद्र मोदी ने भाषण में बोला, क्यों नहीं बोला भाई और बहनों? क्योंकि चौकीदार
चौकीदार चौकीदार राफेल मामले में चौकीदार ने 30,000 करोड़ रुपए चोरी किया है। चौकीदार चोर है नारा है, चौकीदार चोर है सच्चाई है, और चौकीदार चोर है रियलिटी। किसी दूसरे मुद्दे पर राहुल बाबा बात करते नहीं और रफाल के मुद्दे पर कोई उनकी बात सुनता नहीं, और इसका नतीजा ये होता है कि 2019 में एक बार फिर कांग्रेस चुनाव हार जाती है। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में केवल दूसरी बार ऐसा हुआ था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 चुनाव लगातार हार गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैशटैग्स और टीवी के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज कुछ और ही चल रही थी, और वो ये कि श्री राजीव गांधी के सुपुत्र और श्रीमती इंदिरा गांधी के सुपौत्र कांग्रेस के प्रेसिडेंट श्री राहुल गांधी एक ऐसी सीट से चुनाव हार चुके थे जहां कभी गांधी नाम के पत्थर पानी में तैरा करते थे। इनके नेता 4-5 महीने से तो बीजेपी शिवसेना के पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि वो हिंदू वोट ढूंढ रहे थे। जो लोग अपने सिद्धांत और असूल बिल्कुल बेच चुके हैं गद्दी की दौड़ में, वो कैसे फिरका प्रस्ती और सांप्रदायिकता का मुकाबला कर सकते हैं। मैं साफ तरह से कह सकता हूं कि कांग्रेस कोई भी समझौता नहीं करेगी फिरका प्रस्त शक्तियों के साथ, चाहे चुनाव हम जीतें चाहे चुनाव हम हारें।